नमस्कार। आज हम भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता यानी संयुक्त परिवार पर बात करेंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसकी सबसे छोटी इकाई यानी परिवार को समझने का प्रयास करें। हमारे समाज में जो सबसे छोटी समाजशास्त्रीय इकाई जिसे हम संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं, और उसमें भी जो परंपरागत संयुक्त परिवार हैं उन पर आज हम बातचीत करेंगे। अनेक विद्वानों ने ये माना है कि भारतीय समाज की विशेषता उसका संयुक्त परिवार है, और मैक्स मूलर से लेकर के और आईपी देसाई तक सभी ने भारतीय सामाजिक संगठन में संयुक्त परिवार के महत्व को अपने अपने ढंग से व्यक्त किया है। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इसको भी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। इरावती कर्वे ने जो संयुक्त परिवार की परिभाषा बताई है वो इस तरह से है: एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं, वह जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं, और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी हों। ऐसी जो सारी विशेषताएं जब एक जगह पर दिखाई देती है तो उसे हम संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। अनेक विद्वानों ने संयुक्त परिवार के विभिन्न गुणों और तत्वों तथा लक्षणों पर अपनी बात कही है, और जॉली ने जो एक परिभाषा दी है संयुक्त परिवार की, उन्होंने कहा है कि न केवल माता पिता तथा संतान, भाई तथा सौतेले भाई सामान्य संपत्ति पर रहते हैं, बल्कि कभी कभी तो इसमें कई पीढ़ियों तक की संतानें, पूर्वज तथा समानांतर संबंधी भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं या सम्मिलित रहते हैं। उन्होंने संबंधियों का जो क्षेत्र बताया है अपनी परिभाषा में, वो काफ़ी विस्तृत और स्पष्ट किया है, और उनके सबके सम्मिलित रहने पर जोर दिया है। अब हम ये देखते हैं कि जो संयुक्त परिवार की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो हम ये पाते हैं कि इसका जो विशेषताएं हैं वो है: एक सामान्य निवास। संयुक्त परिवार में कई छोटे छोटे परिवार होते हैं और इसके सदस्य एक ही निवास पर रहते हैं, जिनको कि वो एक बड़ा घर भी मानते हैं। और जब कभी घर में कोई त्यौहार या उत्सव आदि होता है तो सब सम्मिलित रूप से उसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं, अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। सामान्य रसोई घर। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई घर में बना भोजन ग्रहण करते हैं, और
ऐसे परिवारों में ये देखा जाता है कि भोजन करने की भी अपनी कुछ विशेष प्रथाएं होती हैं, जिनको निभाना जो है उनके सदस्यों के लिए ज़रूरी होता है। और इसका जो सबसे बड़ा जो लाभ है कि यह बच्चों के समाजीकरण में भी योगदान करती है। और अलग अलग त्योहारों पर, अलग अलग उत्सवों पर, अलग अलग अवसरों पर क्या भोजन बनेगा, ये इसका निर्धारण भी परिवार की जो वयोवृद्ध महिला होती है उसके द्वारा किया जाता है। सामान्य संपत्ति इसकी एक विशेषता है कि संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की जो संपत्ति पर अधिकार है वो सबका सबका अधिकार होता है, सामान्य संपत्ति होती है जिसमें सभी हिस्सेदार होते हैं। सभी सदस्य कमाकर अपना एक अलग कोष बनाते हैं और उस कोष से ही अलग अलग अवसरों पर, चाहे जन्म का अवसर हो किसी बच्चे के, या विवाह का अवसर हो, मृत्यु आदि का अवसर हो, उनमें जो होने वाला खर्चा है वो उस सामूहिक कोष से ही किया जाता है। और ये देखा गया है कि जो सबसे जो बड़ा पुरुष सदस्य होता है वो उस पूरी घर की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करता है, उसी के निर्देशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। सामान्य पूजा भी इसका एक अपना, यह जो धार्मिक कर्तव्य है उसमें भी परिवार के सारे सदस्यों को सम्मिलित होना पड़ता है। और प्रत्येक परिवार का ऐसा हम भारतीय समाज में देखते हैं कि कोई ना कोई देवी देवता जो है उनका एक माना जाता है, उनके कोई पितर माने जाते हैं, उनके देवी देवता माने जाते हैं जो उस परिवार की या रक्षा करते हैं, या जो परिवार के सदस्य हैं उनकी रक्षा उनके द्वारा की जाती है। धर्म जो है हमारे यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य माना गया है और हमारे जीवन की जो सभी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनका आरंभ जो है धार्मिक कार्यों से ही प्रारंभ होता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो भी धार्मिक कार्य हैं वो पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसकी जो अगली विशेषता है वो ये है कि रक्त से संबंधित होते हैं। रक्त संबंध वहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। परिवार के सभी सदस्य परस्पर रक्त संबंधी होते हैं और जो पत्नियां होती हैं वो विवाह संबंधी होती हैं क्योंकि वो दूसरे परिवारों से विवाह करके लाई जाती हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक संयुक्त परिवार में तीन से अधिक पीढ़ी के लोग सामूहिक रूप से निवास करते हैं। इसका आकार भी बड़ा माना जाता है। संयुक्त परिवार के आकार जो है कई बार बहुत बड़े बड़े माने जाते हैं। उनके सदस्यों की संख्या जो है कई बार तो सौ सदस्यों के भी ऊपर मानी देखी गई है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार का आकार जो है वो विस्तृत होता है, बड़ा होता है। हम ये भी देखते हैं कि संयुक्त परिवार में जो अधिकार और दायित्व हैं वो सब बटे हुए होते हैं। परिवार में छोटे व्यक्ति बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने की कोशिश करते हैं और बड़े जो हैं वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। और ये भी हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार में बीमारी के समय या वृद्धावस्था में या किसी दुर्घटना के घट जाने के बाद
किसी भी अवसर पर एक दूसरे को सहायता प्रदान की जाती है, उसकी सेवा शुश्रूषा की जाती है। और अलग अलग अवसरों पर, चाहे जन्म का अवसर हो, किसी के विवाह का अवसर हो, मृत्यु के का अवसर हो, एक दूसरे को आर्थिक सहयोग भी संयुक्त परिवार के सदस्य आपस में करते हैं। सामाजिक कार्यों को भी संयुक्त परिवार में महत्वपूर्ण माना गया है। एक परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है उसका प्रतिनिधि कहलाता है और वो सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। चाहे कोई भी अवसर जो है, समाज में कोई अवसर आया है तो उस परिवार का प्रतिनिधित्व कोई ना कोई व्यक्ति करता ज़रूर है। परिवार का एक मुखिया माना जाता है। संयुक्त परिवार का ऐसी मान्यता है कि परिवार का एक मुखिया होता है जो सदस्यों के बीच लाइजनिंग का काम करता है। उनके छोटे मोटे जो झगड़े वगैरह होते हैं या जो उनके बीच में कोई विवाद है तो उनका निपटारा जो है उस मुखिया के द्वारा किया जाता है। और बाकी के जो दूसरे सदस्य हैं वो उस मुखिया की आज्ञा का पालन करते हैं और अनुशासन और एकता बनाए रखने में मुखिया का सबसे बड़ा योगदान होता है। संयुक्त परिवार एक पारस्परिक सहयोग वाली व्यवस्था है। एक दूसरे को म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ जो है परिवार को चलाया जाता है और इस तरह से एक हम ये कह सकते हैं कि ये संयुक्त परिवार जो है एक समाजवादी व्यवस्था मानी जाती है। संयुक्त परिवार में रहने वाले जो सदस्य हैं उनका अपना एक निश्चित संस्तरण पाया जाता है। स्ट्रैटिफिकेशन जो है हम वो देखते हैं उसमें, यानी परिवार के जो अलग अलग सदस्य हैं उनको अलग अलग पद दिए जाते हैं। उनके पद के अनुसार अधिकार प्राप्त होते हैं और इस तरह से पदों में जो है वो संस्तरण पाया जाता है और सर्वोच्च स्थान जो है वो मुखिया का होता है। और उसके बाद फिर अलग अलग सदस्यों को जो है अलग अलग स्तर पर और अधिकारों के साथ जो है उसको पद दिया जाता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक निश्चित जो संस्तरण व्यवस्था है वो हमको संयुक्त परिवार के अंदर दिखाई देती है। और एक चीज़ हमको और जो इसमें दिखती है वो ये है कि जो तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो संयुक्त परिवार अन्य परिवारों की तुलना में अधिक स्थायी होता है। उसकी स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन होती है। उसको स्थायित्व जो है उसके सदस्य प्रदान करते हैं और चूंकि उनकी सदस्य संख्या काफ़ी अधिक होती है तो वो सब मिलकर के और परिवार को जो है एक यूनिट के रूप में देखते हैं और उसके लिए वो अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह भी करते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो एकाकी परिवार का चलन है वो अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ पर हमको दिखाई देता है। इसके पहले भारतीय समाज में इस तरह के एकाकी परिवार का प्रचलन जो है वो लगभग नहीं के बराबर था। और चूँकि एकाकी परिवार उतना स्टेबल नहीं रहता है और संयुक्त परिवार में हम ये देखते हैं कि कुछ सदस्य मान लो अगर चले भी गए तो भी उसका स्थायित्व जो है वो बना रहता है, क्योंकि जो सदस्य उसमें हैं वो परस्पर अपने दायित्वों का निर्वाह कर परिवार की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं और आर्थिक जो सहयोग एक दूसरे का होता है उससे भी
स्थिरता बनी रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पारिवारिक संस्कृति का हस्तांतरण भी हम परिवार के अंदर देखते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अन्य परिवारों की तुलना में संयुक्त परिवार जो है वो अधिक स्थायित्व लिए हुए होता है। धन्यवाद।